देखिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लास्ट टाइम हम लोग कल पढ़े थे खिलजी वंश को, और खिलजी वंश बहुत मज़ेदार रहा है, जिसमें हमको लगता है कि भले ही अलाउद्दीन खिलजी अपने क्रियाकलाप से फेमस रहा, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी फेमस रहा, लेकिन मज़ेदार रोचक तत्व मुबारक खिलजी ही देके गया। ठीक है ना, कि मुबारक खिलजी जो है वो महिला के वेशभूषा में कभी नंगे, ठीक है ना, इस कंडीशन में अपने जीवन को क्या करता था, जीता था। ठीक है, एक तरफ राजा की भूमिका भी निभा रहा था और एक तरफ अपने जीवन शैली को न जाने किस ढंग की तरफ लेके जा रहा था, जो कि आप लोगों ने जाना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था कि मलिक गफूर जो है दक्षिण भारत के नेतृत्व में काम कर रहा था। तुगलक वंश के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो अमीर खुसरो का लिखा हुआ एक पुस्तक है, जिसे हम लोगों ने नाम क्या दे रखा है, तुगलकनामा। क्या नाम दे रखा है बच्चों, तुगलकनामा। और इस तुगलकनामा से ही हम लोग को किसके बारे में जानकारी मिलती है, तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब सवाल ये कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो नाम क्या है, अमीर खुसरो। क्या नाम है, अमीर खुसरो। इसके संस्थापक कौन है, गियासुद्दीन तुगलक, जिनकी कार्यकाल मात्र 5 साल की है, 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक सॉरी, और पूरा कार्यकाल 1320 से लेकर के 1414 तक है। 1320 ईस्वी में करौना जाति का एक तुर्क सरदार गाजी मालिक तुगलक ने खुसरो खां को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने एक नवीन वंश तुगलक वंश की स्थापना की और गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। अर्थात गियासुद्दीन तुगलक पहले गियासुद्दीन तुगलक नहीं था, उसका नाम क्या था बच्चों, वो गाजी का मालिक था। ठीक है ना, और खुसरो खां को हराया। वह तुर्क जाति का था, सरदार था, और जैसे ही वो आया तो एक नया वंश बनाया तुगलक वंश, जिससे उसने क्या उपाधि की, गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। इस प्रकार तुगलक वंश में शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाजी मालिक को पूर्वज भारतीय मुसलमान थे। समझ में आ रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था पहला विदेशी ठीक है ना आक्रमणकारी अरबी मुसलमान था, और पहला देसी वंश कौन है, जो भारतीय शुद्ध भारतीय, ये लाइन याद रखें, शुद्ध भारतीय कौन है, तुगलक वंश। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो पूर्वज जो थे वह भारत के ही थे। अब इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। साम्राज्य विस्तार करने के लिए गियासुद्दीन तुगलक शासन बनते ही अपना पहला सैनिक अभियान तेलंगाना और वारंगल यानी 1321-23 में शासक प्रताप रुद्र देव के खिलाफ किया। इस अभियान का नेतृत्व गियासुद्दीन तुगलक के भतीजा जौन खान के द्वारा किया गया। यही जौना खान के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, यानी ये अगला राजा है। जौना खां जो है आगे जाकर के क्या बना, मोहम्मद बिन तुगलक बना। तेलंगाना भारत के दक्षिणी छोर में है, जैसा कि आप लोग को पता है। दिल्ली से दक्षिण की तरफ वो बढ़ना शुरू किया, और पहली बार वो अपना विस्तार करने के लिए किस क्षेत्र की तरफ गया, दक्षिण भारत की तरफ, और वो दक्षिण भारत की तरफ जाकर के विस्तारीकरण करता है। कहता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने जाजनगर अर्थात उड़ीसा का एक सैन्य अभियान 1324 ईस्वी में किया। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। इस अभियान के नेतृत्व में जौना खां के द्वारा किया गया। ठीक है, जौना खां कौन है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे। 1324 में ही बंगाल एवं तिरहुत अभियान भी किया। बंगाल और तिरहुत अभियान भी 1324 में किया। जौना खां ने तेलंगाना को जीतकर इसका नाम परिवर्तित करते हुए सुल्तानपुर रखा। यानी ये अपने मेहनत के दम पर इसकी एक अपनी व्याख्या थी कि तेलंगाना का नाम हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे जैसे जीता गया वैसे वैसे जगह का नाम, आज भी तो हम लोग भारत में देख ही रहे हैं, जगह जगह सिर्फ नाम ही चेंज हो रहा है। अभी वर्तमान में जिस पार्टी के संरक्षण में सत्ता है वो पार्टी क्या कर रहा है, लगातार सिर्फ चेंज ही कर रहा है।
जगह का नाम जैसे आप लोग को पता होगा, पहले हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद का नाम बदल कर हमने क्या रखा, प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद को हटा दिया गया। यूपी में बहुत सारे जगहों का नाम है जिसका नाम चेंज करके, दिल्ली में भी अब मांग उठने लगा है तो मुगल बादशाह के नाम पर जो रोड है वो सबको हटाइए, क्योंकि अब जब गुलामी की प्रतीक खत्म हो गई, जब मुगल खत्म हो गया तो उस रोड का नाम ऐसा क्यों, अब नया नाम रखिए, ठीक है ना, उसका नाम चेंज करिए। मांग भी उठ रहा है और ये मान के चलो कि चेंज होगा भी, क्योंकि वही राजनीति का पार्ट है। जो डिमांड है उसको कैसे पूरा किया, वो राजनीति का पार्ट है, उसमें लोग आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जॉन खान ने तेलंगाना को जीतकर इसका नाम परिवर्तित करते हुए सुल्तानपुर रखा। गयासुद्दीन तुगलक के काल में कुल मिलाकर 29 बार भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और वे सभी आक्रमण में अपनी राजधानी को सुरक्षित रख पाया, जिसे का उन्हें मलिक उल गाजी कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है, बार बार कह रहे हैं कि मंगोलों का आक्रमण करने का मतलब कि एक नए सल्तनत की एंट्री की खबर आपको मिल रही है। यही मंगोल जो बार बार आक्रमण कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत को हथियाने के चक्कर में थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल रहा था। जब सफलता नहीं मिल रहा था तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और तब कल बता रहे थे कि विदेशी गुंडा बुलाया। समझ में आया? यही मंगोल, आप सोच सकते हो ना कितना बार लड़ाई किया, एक ही चीज के लिए बार बार आप जा रहे हो और आपको लगातार असफलता मिल रहा है, तो आपको बाहरी बुलाना पड़ेगा। और वही बाहरी बुलाया जो इस सब पर भी भारी पड़ गया। वो बात समझ भाई, उसको कहा कि अब तुम चले जाओ, बोला अब कैसे जाएं, तब बैठा दिया इलाका में, वहां बैठ के धीरे धीरे सब चीज को वो समझ गया बाबर, और फिर अपना अधिपत्य क्या कर लिया, जमा लिया। नहीं, ये मंगोल लोग व्यवस्था किया था कि हम दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे, लेकिन इन लोग को वो सत्ता न दे करके खुद सत्ता में आ गया, अपनी वर्चस्व को क्या कर दिया, कायम कर दिया। यहाँ पे लिखता है जो हम लोग को समझना चाहिए क्या, कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में उतने उपाधि कौन धारण की, मलिक उल गाजी की। सोचो ये बहुत बड़ी उपाधि है कि इन्होंने 29 बार अपने राजधानी को बचा लिया, कोई कुछ ना कर सका, इसलिए उसने किसकी उपाधि धारण की, मलिक उल गाजी। अब मलिक उल गाजी का नाम किससे जाना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का काल का प्रशासनिक स्थिति, उस समय के प्रशासनिक स्थिति देखते हैं कि उस समय कैसा प्रशासनिक स्थिति था। देखो, पहला है राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है समझिए। राजत्व के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में सल्तनत में सामंतों की स्थिति बढ़ोतरी हुई, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक सामंतों के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसके काल में सामंतों एवं उलमाओं का प्रभाव फिर से वृद्धि हुआ। ये क्या होता है सामंती, नहीं समझ में आ रहा है? सामंत का अर्थ होता है, जैसे मान लो तुम इस गांव का बहुत समृद्ध आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, क्यों समझ सकते हो इस गांव में तुम्हारा वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ के 50 आदमी 100 आदमी को आसानी से हायर कर सकते हो, और हायर तभी कर रहे हो जब उसको डरा करके धमका करके उसका शोषण करके रख रहे हो। तो यह सामंतों के दम पर ही सत्ता में आया था, इसलिए सामंतों का बात मानना मुश्किल। अरे मान लो कोई गवर्नमेंट है, आप लोग नाम सुने होगा, बार बार बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये अडानी और अंबानी का क्या है, दलाल है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है ना कि सब कुछ हम इन्होंने क्या किया, अडानी और अंबानी से बेच दिया। वो क्यों बेच रहा होगा, क्योंकि चुनाव लड़ने में पैसा लगता है, उस पैसे की फंडिंग कौन कर रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां। आप लोग तो सुने होंगे किससे कौन इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, किससे कौन चंदा लेता है, क्या क्या लिया, 10 तरह की बात। तो जो इन्वेस्ट करेगा उसका तो फायदा मिलेगा ना, लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि हम किसी चीज़ में खड़ा हो गए, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्राण इकट्ठा करके वोट मांगे, तुम्हारे लिए खूब हाय हाय किए, जब आप चुनाव जीत गए, जब हमको मलाई चापने की बारी आई तब हमको लात मार के साइड कर दिए, तो हमको तो दुख होगा ना। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक वैसा नहीं था, वो जिसके दम पर बना था उसको वो सहायता दे रहा था। तो जैसे ही सहायता देगा तो क्या होगा, सामंती लोग और ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा शोषण करेगा, क्योंकि उससे ही है लोग, है ना, एहसान जो है वो दूर का कभी नहीं मानता है। बहुत पहले किसी को तुम एहसान करो भूला जाएगा, जो पास का है तुरंत का एहसान है उस पर ज्यादा ध्यान देता है, तुरंत अभी फायदा में क्या मिल रहा है,
वो देखेगा। जैसे किसी को बीमार रहा हो, दवाई वाई बहुत पहले करा उरा दिए हो, तुम हेल्प उल्प किए हो, वो नहीं देखेगा। लेकिन वोट के एक दिन पहले रात के 500 रुपया कोई आके दे दे, 1000 रुपया दे दे, उसको वही नजर आएगा। नहीं तो मांस खिला दे, कोई शराब पिला दे, उसको वही नजर आएगा और उसी के आधार पर वो वोट करते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे विचारधारा के लोग होते हैं। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक वैसा ही था कि जो इसके मित्र लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, वो मित्र को धोखा नहीं दिया और सामंती लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया, जिसके कारण सामंत बहुत ज़्यादा उपलब्ध हुए। भरा तो सही, सामंतवादियों के हित में तो फैसला हुआ, लेकिन बच्चों इससे जनता को क्या हो गया? नुकसान। इससे जनता क्या होगा? बहुत ज़्यादा चमचा बढ़ जाएगा नेता का, तो जनता का तो ऑटोमेटिक नुकसान होगा ना, क्योंकि सब जनता पूरा चमचा सब सारा माल हलोर के खा जाएगा। तो जनता को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जनता ऑटोमेटिक नाराज रहेगी, फिर परेशानी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, सामंतों का और उलेमाओं का, उचक्का सबका क्या हो गया? प्रभाव में वृद्धि हो गया। भू राजस्व की व्यवस्था में सुधार, अब जमीन की व्यवस्था में सुधार कराया। शायद गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में किए गए सुधार को फिर से पलट कर रख दिया। उसके द्वारा प्रमुख किए गए परिवर्तन निम्न हैं। वो क्या किया था कि देखा दुआब वाले, अलाउद्दीन खिलजी आपको याद होगा, दुआब वाले क्षेत्र में देखा कि उपज ज्यादा हो रहा है, तो वो 1/3 से करके आधा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। कल पढ़ाए थे ना कि क्या बोला कि नहीं 1/3 नहीं देंगे, आधा देंगे। अब जब गयासुद्दीन तुगलक आया तब बोला नहीं, फिर जाओ 1/3 करो, आधा नहीं लो 1/3 लो, तो ये उलट दिया। इन लोग का काम यही रहता है, एक को बड़ा एक को छोटा करना। अपना नाम कैसे आएगा? देखो गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि उसने उसका उल्टा कर दिया काम। देखो ध्यान से, खिलजी द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में अलाउद्दीन जो किया उसका पलटवार कर दिया। पहला, गयासुद्दीन ने भू राजस्व के दर को फिर से कम 1/2 से घटाकर क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। मतलब जो आधा था उसको 1/3 पे ले गया। बोला ना इंसाफी हो जाएगा, 1/3 रहने देते हैं। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए मसाहत की पद्धति को परित्याग कर दिया। ये क्या है? मसाहत की पद्धति को उन्होंने खत्म कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के लिए समुन्नत सिंचाई की व्यवस्था की। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई और आकाश संहिता का भी निर्माण करा दिया। गयासुद्दीन तुगलक हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाया और उसे धन जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो तो लेता ही था जजिया कर, गैर हिंदू से टैक्स लेता ही था सुरक्षा करने के लिए, लेकिन उससे भी ये खतरनाक बना दिया। बोला तुमको कोई धने नहीं जमा करना है, कोई पैसा नहीं जमा करना, कोई हिंदू पैसा नहीं जमा कर सकता है, पूर्ण प्रतिबंध। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा किया, ठीक है ना, क्या कि सिंचाई की व्यवस्था की, नहर खुदवाए, नहरों से पानी मंगाने की कोशिश की, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का जो मसाहत जो व्यवस्था शुरू की गई थी उस पर वो क्या कर दिया? पूर्णतः बैन कर दिया, ठीक है ना। बैन करके रोक दिया है कि इस मसाहत पद्धति को हम लोग अब्जॉर्ब नहीं कर सकते या उसे नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने संधि का बहुत कड़ा विरोध किया। गयासुद्दीन तुगलक इस मामले में बहुत खतरनाक था कि वो गीत का क्या करता था? बहुत ज्यादा विरोध करता था। हालांकि इसको आज के समय में रहना चाहिए। अगर आज के समय में गयासुद्दीन तुगलक रहता तो हनी सिंह इतना पैसा नहीं कमाता, ठीक है ना। उससे उसका क्या होता? संगीत का विरोध करता, म्यूजिक नहीं चलने देता, ठीक है ना। ये हनी सिंह का भी नहीं गाना आया है भोजपुरी में, तो लोग नहीं सुने हो? झूठ बोलोगे, सब मारेंगे, सब सुना होगा। कौन नहीं सुना होगा? एक बात कंफर्म समझो, हम युवा लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे जो चीज नहीं देखना चाहिए हम लोग को, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, सबके सामने देख रहे हैं अकेले में जाकर। वरना उतना ज्यादा व्यू क्यों आता? बात समझ में आया? हाँ, एक बात बताना था, तुम लोग को यूथ लीडरशिप में भाग लेना है, बोलने का सीखना है, मतलब तुमको कहीं कहीं भेजेगा घूमने उमने के लिए। रामेश्वर सिंह कॉलेज का ही है, हमारे यहाँ नहीं कुछ ऐसा समझना कि हम यहाँ कुछ करवा रहे हैं। यूथ लीडरशिप का करोगे। अभिषेक हमको आज मैसेज किया था कि सर कुछ, सौरभ तुम जाओ देखो,
घूमो घूमो बोलो है। नहीं, जाओ वहाँ सीखो, हम उसका नंबर दे रहे हैं, तुम्हारा प्रोवाइड करा रहे हैं अभी, उससे बात करवाते हैं तुमको। यूथ लिटरेसी में जाके कंट्रोवर्सी करो, कहीं पे स्टेज पर बोलने का सीखो। कोई डांस वांस नहीं आता है तो कुछ चुटकुले बोलो, कुछ कविता करो, हास्य करो, ठीक है ना। बोलना मैं सौरभ कुमार आप सबको, और फिर बोलने लगना कुछ आलतू पालतू, लोग हंस देगा, वही बड़का बात है। एक बात समझो, एक ही बार में अच्छा करने का कोशिश नहीं करो। अगर तुम एक बार में अच्छा कोशिश करने चले गए तो फिर दिक्कत है। हमें डिपार्टमेंट में एक हमको ना हमेशा लगा देता है सब बोलने उलने के लिए, बड़े बड़े अब स्टेज को कवर करने लगे हैं, लेकिन हमको भी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है ऊपर का सांस ऊपर है, नीचे का सांस नीचे है, लेकिन फिर उस समय कहते हैं नहीं, सीखना है, गलती है सही होगा, सीख लेना, धीरे धीरे बोलते बोलते हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार डर गया कि नहीं जाएंगे, पहले पहले शुरुआत आईना के सामने करना चाहिए। जैसे ना मोबाइल आपके पास है तो कुछ आलटू पलटू उसमें बोलते हैं ना, उसी तरह आईना आपका बहुत बड़ा, ये समझो बहुत बड़ा स्टेज है, आईना के सामने हम लोग खड़ा हो रहे हैं। जैसे हम लोग तैयार होकर के कैसे देखते हैं अपने आप को आईना में, लगातार अपने आप को तैयार होते हैं, तरह तरह के पोजेज में खड़ा करके देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं, और फिर फाइनल पोज होता है कि ऐसे ऐसे चलना है, इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बोलने का तरीका अगर बहुत अच्छा सीखना है तो समझो सामने कंट्रोवर्सी करने के लिए, जांच करने के लिए कौन है, आदमी आईना है, उसमें तुम देख रहे हो, बोल रहे हो, फिर तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पोक पर्सन आदमी वो ऐसे ही सीखता है कि तुम जो बोल पा रहे हो सामने वाला समझेगा कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए तुमको यही करना पड़ेगा। सो प्लीज़, ठीक है ना, बोलना सीखना चाहिए। इसको सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये अलग टाइप का छवि है, पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत, जैसे मान लो तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाए हो और सबको एक साथ गंजार करके एक लंग दे दो तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा, उल्टी टाइप का मन करने लगेगा, नहीं खाने का मन करे। लेकिन खाना थोड़ा बेकार भी बना है, लेकिन खूब उसको अच्छे से सजा सजा करके, अच्छे से डेकोरेट करके फिर सामने लेके आओ तो नहीं खाने का भी मन रहेगा, फिर भी एक इच्छा जाएगा, क्यूरियोसिटी जाएगी, ओ होगा बहुत टेस्टी, खा लेते, वो अलग बात है बाद में टेस्ट खराब हो। उसी तरह है, नॉलेज थोड़ा कम ही रहे लेकिन बोलने का अगर तरीका बहुत अच्छा है, अच्छे से रख पाते हो, ठीक है ना, नहीं कम से कम तो अगुआ आएगा तो उसको तो अच्छे से बिना पसीना गिरे हुए कंट्रोल कर सकते हो। वरना गर्मी का टाइम है, फाउंडेशन लवेरे हो और इधर पसीना गिरे जा रहा है, इस सब पर भी ध्यान देना है। बोलने का ढंग यही तो होता है, इससे पता चलता है कि आपने पढ़ाई की है। अब क्वेश्चन पूछे जा रहा है, डरे हाथ ऐसे कम कपा रहा है, एकदम थरथरा रहा है, क्या बोले नहीं बोले, उस पर आप हाथ पकड़ा हुआ है, तो करोगे यूथ लीडरशिप, तुम करोगे, ठीक है, तुम लोग भी करो, क्या दिक्कत है, करो, हम सबका नाम जुड़वा दे रहे हैं, जाना शर्माने का बात नहीं है। सभी लड़कों से ज़्यादा तो पहले लड़कियों को भाग लेना चाहिए। घर से बाहर निकलो, बार बार कहते हैं घर से बाहर निकलो, एकदम नहीं घर में, और सामना करो बाहर के माहौल को। तुमको कोई लड़की लोग को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमको छेड़ देगा, कोई कुछ बोल देगा, गंदा बात बोल देगा, लड़ो, एक थप्पड़ लगा दो कस के, देखना वहां तुम्हारा भाई नहीं है, वहां 5 गो भाई खड़ा हो जाएगा। तुम अपनी ताकत को पहचानो। अब तो लड़कियां सब बदमाश है, वो तो खुद चाह रहे ऐसा हो, वरना तुम रियली में सब कुछ से ठीक ठाक हो, तुमको गलत लगे का नेता 2 पड़का देगा, 5 का आदमी खड़ा हो जाएगा, क्या हुआ देखिए तो गंदा बोल रहे, अब सब आदमी उसको मार के उसका हालत खराब कर देगा, और तुम आराम से बेग बुझारो चल दो, तुम कोई टेंशन नहीं। अपने शक्ति का पहचान करो। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का कड़ा विरोध किया, बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध करता था उसका। गयासुद्दीन तुगलक के समय में स्थापित क्या क्या कला हुआ, क्या क्या बना। पहला है बच्चों तुगलकाबाद शहर बनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की, जो आजकल 56 कोट के नाम से प्रसिद्ध है। उस जमाने में क्या था बच्चों, तुगलकाबाद, आज क्या है 56 कोट। रुकने आलम का मकबरा, रुकने आलम गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आप ही नेतृत्व में सेना को लेकर बंगाल अभियान किया, और बंगाल विजय के पश्चात दिल्ली लौटने के दौरान उन्होंने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को दान में दिए गए भूमि का हिसाब किताब लेकर दिल्ली में मिलने को कहा। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भिजवाया, हुजूर अभी दिल्ली दूर है।
आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी भी पत्र लिखा था निजामुद्दीन औलिया को, याद आ रहा है? लास्ट टाइम में जब हमने अलाउद्दीन खिलजी को जब कंप्लीट किया था तो उन्होंने क्या लिखा था, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। ठीक है, उसने क्या चिट्ठी में लिख के भेजा, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, याद रखना। और जब वो सैन्य अभियान लेकर के बंगाल की तरफ गयासुद्दीन तुगलक गया, वहां से जीत गया, वहां से जब आ रहा था रास्ते में तो वो जो उसको दान में भूमि मिली थी निजामुद्दीन औलिया को, वो हिसाब किताब जब उसका लिया तो बोला कि इतना जमीन है, सबको लेकर के हमें क्या हो जाओ, मिल जाओ। तो उसने पत्र में क्या लिखा, दिल्ली अभी दूर है। अब तुम ध्यान सुनो, वही कहावत जो आज भी चलता है, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर स्टेटमेंट किसने लिखा है, गयासुद्दीन तुगलक को एक पत्र प्राप्त हुआ निजामुद्दीन औलिया के द्वारा लिखा गया। अब समझ में आ गया, इसीलिए लोग बोलता है दिल्ली दूर है, मतलब मिलने उलने वाले नहीं है। जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे कोई आदमी 8-10 साल का लड़का हो और उसके बारे में जब सोचने लगे और बोले कि ये एगो बेटा है, पढ़ाई लिखाई कमाते मत हमने कोई दिक्कत है, घर बना लेते, तो वही लंग पत्नी है या दादी है कोई भी है तो बोले ये अभी दिल्ली दूर हो, अभी है कि नहीं, मतलब बहुत लंबा सपना है। जैसे हम लोग से अगर कोई आदमी इस तरह का उपेक्षा रखता है तो अब नहीं कहा जा सकता दिल्ली दूर है, धीरे बोलेगा एक रात कुछ ना हो डिमर पहुंच। लेकिन छोटा बच्चा अगर रहेगा उस पर हम लोग सपना देखने लगेंगे तो सीधे बोलेंगे दिल्ली क्या है, दूर है। यहां देखो, दिल्ली में आने के दौरान अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के महल गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी दबा के मर गया। बंगली में जाकर के बैठा हुआ था और वहां जाकर अपनी वार्तालाप की स्थिति हुई और उसी में क्या हो गया, दबा करके मर गया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर नहर का निर्माण करवाया और इस नहर से पानी का उपयोग करने पर कुल उपज 1/10 भाग सिंचाई के कर में वसूलता था, यानी दिमाग लगा दिया। पहले तो गयासुद्दीन तुगलक बोला कि हम पैसा कम लेंगे टैक्स, तो किसान तब खुश हो गया क्योंकि 1/2 को 1/3 में परिणत कर दिया। लेकिन दूसरा दिमाग ये लगाया कि हम जो पानी दे रहे हैं, हम जो पानी दे रहे हैं उस 10वें हिस्से में जो आपको इनकम होगा उसमें से एक हिस्सा हम टाल लेंगे, यानी एक सुविधा दे करके उसके बदले में टैक्स लेना। तो एक तरफ तो तिहाई किया लेकिन दूसरे तरफ को अर्न का क्या कर लिया, व्यवस्था की, चलो मानते हैं सुविधा दिया तो पैसा ले लिया। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसलिए तुम समझ सकते हो, खतरनाक कार्यकाल शैली के लिए बहुत जाना जाता है, उटपटांग काम करने के लिए। मुबारक खिलजी उसके सामने कुछ नहीं, ठीक है। इनके कार्य अवधि, इनकी विधि व्यवस्था को देख करके लोग, जैसे कोई आदमी घर बनवा दे और शाम को बोले कि देखो ना यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो बोला गड़बड़ लग रहा है, अरे इसको तोड़ के हटाओ, फिर से बिहान से तैयारी होगा, फिर से घर बनेगा। पहले बोले जा ये कौन कलर करवा दिए हैं, ये क्या लाल करवाओ, लाल करवाना, चलो इसको हटाओ। अगर बार बार ऐसा करने लगे, तोड़ फोड़ किसी चीज़ को, जब बोले तब कोई काम करना शुरू कर दे, तो तुम ऐसे आदमी को क्या बोलोगे, इससे मुंह लगाना बेकार है, ये पागल आदमी है। गुड़िया ऐसे ही नहीं बोलते हो, गुड़िया एक बार में नहीं कुछ बोलती है, थोड़ा रुक करके फिर जोर लगाएगी, फिर रुकेगी, फिर जोर लगाएगी, रुक रुक के हार्ड करप्टेड वर्ड बोलती। तो यहाँ पे वही देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां है, याद है, जो गयासुद्दीन तुगलक का क्या है बचोई, भतीजा है। पहला बार तेलंगाना को जीतने के लिए ये नेतृत्व किया था, याद आ रहा है ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाएं। सभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान और योग्य शासक थे। यह 23 भाषा का ज्ञाता था, फिर भी इनके शासनकाल असफल माना जाता है क्योंकि इन्होंने जितने सुधारात्मक कार्य किए वो सभी असफल रहे। किस्मत देखो भाई, हमको लगता है इसकी मुलाकात हमसे होनी चाहिए थी। वो कहावत तुम लोग सुने हो कि किसी को मंजिल मिल जाई घर से निकलते ही,
किसी को मंजिल मिल गई, घर से निकलते ही कोई जीवन भर रास्ता भटकता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ राजाओं ने अपने कीर्तिमान को कम समय में ही स्थापित कर लिया, लेकिन ये देखो जितने कार्य चेंज करने के लिए कहे वो सब का सब क्या हो गया, असफल। नरेंद्र मोदी को हम खराब नहीं कह सकते, नरेंद्र मोदी भी वैसा ही राजा है। बेचारा क्या किया, बहुत तरह का बदलाव करने की कोशिश की। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट नोटबंदी पे हुआ कि हम क्या करेंगे, ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब ब्लैक जैमर इतने लगे हुए हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल। देश के नागरिकों को परेशानी हुई, उसमें ज़्यादा गरीब लोग परेशान हुआ, अमीरों को तो कोई टेंशन नहीं है। सारे ब्लैक मनी को फिर से वाइट कराया और फिर वाइट मनी को ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट करके फिर सेव कर दिया 2000 के नोट में। अब दोबारा उसको हिम्मत नहीं पड़ता है कि हम नोटबंदी करें या दूसरा कोई स्टेप्स ले, क्योंकि ऐसे बार बार करने से उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ करवाने लगेगा। फिर उसने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया। आज के समय आप लोग देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है ये। अब ये भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है क्योंकि व्यवस्था है नहीं। हम लोग के पास क्या है, व्यवस्था नहीं है। हमने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से क्या हुआ, शिक्षा जगत में व्याप्त परेशानी होगी। पता है बच्चों, 12th की सिलेबस इतनी कम हो गई है कि तुम 2 महीना में पढ़ लोगे। हमको तो लगता है 2 से 2.5 महीने में पढ़ लोगे। जो फर्स्ट ईयर की जो बुक थी, पहले फर्स्ट पार्ट जो केमिस्ट्री की बुक थी, उसको तो सेकेंड वॉल्यूम से ही पतला कर दिया है एनसीईआरटी, इतनी पतला बना दिया है। जिसमें से जितना बड़ा बड़ा चैप्टर था फिजिकल का, जैसे सॉलिड स्टेट बड़ा चैप्टर था, हटा दिया। सरफेस केमिस्ट्री बड़ा चैप्टर था, दिया बचा वाला चैप्टर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब को गायब कर दिया। पी ब्लॉक बड़ा पार्ट था, गया। जनरल प्लेसमेंट आइसोलेशन, तो पढ़ा रहा है कि खिला रहा है। हम बोले ये पढ़ो, लड़का सब को हम दिखाए सिलेबस, बोले ये पढ़ोगे ना तो तुमको केमिस्ट्री का सी नहीं समझ में आएगा। केमिस्ट्री तो दूर का बात है, इसलिए जो हम पढ़ा रहे वो पूरा पढ़ो, जो पुराना सिलेबस उसी को कवर करो। भले एग्जाम के टाइम में रहेगा तो वो तो अपना कर लेना, ये है चैप्टर करना है तो यही पर खाली ज़्यादा फोकस करना, लेकिन कम से कम पढ़ लो। हम पढ़ा रहे हैं, ये हालत है। अब ये एक्सपेरिमेंट करना कितना खतरनाक होगा बताने वाले। अब देखो आईआईटी का एग्जाम देने जाएगा, किसी चीज़ का एंट्रेंस का एग्जाम देने जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा सारा में से, लड़का को पढ़ा रहा है ना। एक तरफ से तो आप कह रहे हो, अब सीबीएसई का सिलेबस सेम है, तो बिहार बोर्ड को लड़का को तो ऐसा ही है, गोड़ काट के हटा दिया कि जाओ बर्बाद हो जाओ। तब लड़का वो अलग से फिर ट्यूशन लेगा, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, फिर मास्टर पर दोषारोपण करेगा कि हमको ये नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ा। सिलेबस एक पर देखना चाहिए किसी भी चीज़ों का। अगर आप सिलेबस देखते हैं तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथबल है, स्ट्रेंथ को समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 के स्ट्रेंथ में आया, और उसने जितने सारे जो चीज़ किए वो सब का सब क्या रहा, असफल। नरेंद्र मोदी का लगभग काम असफल हो गया है, जिसमें अगर हम लोग मूल्यांकन करना चाहें तो पहला मूल्यांकन में क्या देखेंगे, नोटबंदी फेल है ना। भले ही लोग कहते हो कि हाँ सही है, लेकिन नोटबंदी क्या है, फेल है। दूसरा जीएसटी, कितना परेशानी हो रहा है जीएसटी में। गुड एंड सर्विस टैक्स जो हम लोग लगा रहे हैं, बार बार लोग परेशान है, सामान की महंगाई बढ़ती चलेगी, इससे लोगों को परेशानी बढ़ने लगा। जीएसटी के नाम पर गांव का छोटा छोटा दुकानदार, ठीक है ना, दवाई बीरो का दुकानदार, दूसरा मैं बता दूं कि ग्राहक से पैसा लूट ले रहा है, मूर्ख बना करके बोलता है जीएसटी लग रहा है। सोना खरीदने चले जाओ अच्छी दुकान में जहाँ पे पुर्जा बना के देता है जीएसटी में, एक तो गोल्ड गड़बड़ देगा, ऊपर तो जीएसटी इतना थमाएगा तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। जिसके पास जो गोल्ड हो गया वो हो गया है। अब हमको नहीं लगता कि अब कोई उपाय लग रहा है, ठीक है। 90,000 के आसपास हो गया सुनते हैं, वो तो अभी आइडिया नहीं, इधर हम नहीं लिए, लेकिन 90,000 के आसपास है, ठीक। हाँ तो वो तो अति के बाद मान लो
82,000 83,000 के आसपास पहुंचा है। 916 का मतलब ओरिजिनल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो 80 81 82,000 समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा है तो लोग को। ठीक है, गोल्ड को हम लोग 16,000 17,000 12,000 रुपये देखते आ रहे हैं कि 12,000 में गोल्ड एकदम इतना इतना हो जाता था, और आज के समय देखो 80,000 90,000 की हो गई। तो तेज तो वो तो जिस अनुसार वैल्यूशन रही होगी उस अनुसार रहा होगा, लेकिन अभी दोनों तरह का वैल्यूशन कंट्रीब्यूशन करे तो हमको नहीं लगता कि हम लोग को उस तरह का इनकम है और उतना मेंटेन कर पाएंगे। कितना कमाएंगे कि एक बार हम लोग सोना खरीद पाएंगे? सब कुछ मेंटेन करते हुए 1 लाख रुपया पुराना बहुत मुश्किल है। हमको लगता है तब भगवान बहुत अच्छा परंपरा बना दिए या समाज की, चलो शादी ब्याह होगा एक बार लोग कलेजा पर बहुत ज़्यादा पत्थर रख के खरीद लेगा, नहीं तो ऐसे रेयरली हमको नहीं लगता उतना ज़्यादा कोई आदमी खरीद पाता क्या? ठीक है ना, कोई आदमी नहीं खरीद पाता। भले ही एक तरह का ट्रांसपेरेंटी बना हुआ है, लेकिन चलो शादी ब्याह का प्रोसेस बना हुआ जिसमें लोग खरीद लेता है, वरना नहीं खरीदाने उदाने वाला। जीएसटी भी फेल ही हो रहा है, नोटबंदी भी फेल ही हो रहा है, और बहुत जो भी चीज़ अभी चल रहा है सिर्फ उसका एक ही एजेंडा अच्छा रहा है, धार्मिक विवाद। धर्म के नाम पर जितना विवाद कराया है सब सक्सेसफुल रहा है, और कुछ नहीं। रोहित होता तो थोड़ा ठीक है ना कुछ बोलता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है, एमबीटी को पागल बादशाह कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बोला? पागल बादशाह, सन की बादशाह भी कहते हैं, रक्त पिपासु बादशाह, खून का प्यासा। ठीक है ना, पिपासु मतलब जो पीने की इच्छा रखता हो, पीने योग, पिपासु खून का प्यासा के नाम से परिभाषित किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अमर खुसरो का तुगलकनामा से मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में 4 सुधारात्मक कार्य किए, किंतु सभी कार्य असफल रहे। कितने कार्य किया? 4 कार्य, और चारों का चारों क्या रहा? असफल। पहला तो ये किया कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में वो विकास करना चाहा, तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में करों में वृद्धि कर दिया, किंतु जिस वर्ष कर में वृद्धि किया गया उस वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अतः किसान बढ़े हुए कर के विरोध में विद्रोह कर दिए। जैसे हम लोग देखो देश हमारा सुधर ही रहा था कि मोदी जी का बैड लक आ गया कोरोना। तो एक तो स्थिति पहले खराब थी, दूसरा स्थिति में सुधरने ही वाला था कि लो आ गया कोरोना। अब कोरोना आया तो कहानी खत्म, अब कंट्रोल नहीं कर पाए, स्थिति देश की ऑटोमेटिक खराब हो गई। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तो एक लक भी होता है। कोरोना काल किसी आदमी का जिंदगी बदला, वो नाम है खान सर, उसका जिंदगी बदल गया। कोरोना काल में कोई नहीं जानता था, कोरोना काल में धीरे धीरे लोग घर पे बैठा रहा, धीरे उनके ज्ञान को अर्जन करने लगा। बेस्ट एंकर, नॉट ए बेस्ट टीचर, बेस्ट एंकर, बेस्ट इन्फ्लुएंसर। ठीक है ना, बहुत अच्छे टीचर नहीं है वो, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे मोटिवेटर कह सकते हैं, और बहुत अच्छे चुटकुला करने वाले कह सकते। अगर सिलेबस के माध्यम से देखा जाए, नौकरी करने के हिसाब से देखा जाए, कराने के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत अच्छे टीचर के ग्रेड में उनको नहीं रखा जाए। ये बात मतलब बहुत अच्छे व्यवस्थापक अब हो सकते हैं, बड़े बड़े टीचर को हायर करने की क्षमता है। ठीक है ना, और किसी भी चीज़ों को अच्छे से समझाने की कला उनके अंदर निपुणता है। एक टॉपिक पकड़ लिए तो चलो भाई समझा सकता है। सबसे जब इसकी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को हुई तो उन्होंने बढ़े हुए कर को माफ कर दिया और किसानों के सुख सुविधा के लिए एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इसके अतिरिक्त किसानों में सुधार एवं तकावी कृषि ऋण को भी व्यवस्था किया जाए। अंततः इस योजना से सुल्तान को राजस्व में वृद्धि तो नहीं हुई बल्कि नुकसान हो गया। पहला उन्होंने क्या किया कि गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में कर को वृद्धि करा, उस अकाल पड़ गया, किसान सब विरोध कर दिया कि हमारा है नहीं, हम दे कहाँ से। तो उसको भी लगा सही बात है, उसने क्या किया, बढ़े हुए ऋण को माफ कर दिया, दूसरा एक्स्ट्रा देने का प्लान बनाया। तो उससे क्या होगा, उसमें राजस्व में वृद्धि तो नहीं हुई लेकिन क्या हो गया, नुकसान हो गया। पागल बादशाह को और डीप में हम लोग कल पढ़ेंगे।
आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। पागल बादशाह को हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा पागल बन